भोपाल के कोलार थाना इलाके से 15 अक्टूबर से लापता बैंक कर्मचारी की बेटी नैना की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बुदानी इलाके के एक धार्मिक स्थल पर दर्शन के बहाने वह नैना को स्कूटी से लेके गया था। इस दौरान उसने नैना की हत्या कर दी और उसी स्कूटी से वापस भोपाल लौट आया। भोपाल पहुंचते ही स्कूटी को आग से जलाकर वह घर चला गया। वहीं सीहोर पुलिस के एसएसपी समीर यादव ने बताया कि कोलार रोड भोपाल निवासी नैना ब्यूटिशियन थी। उसने साल भर पहले नारियल खेड़ा निशांतपुर निवासी खुद को भाजपा पदाधिकारी बताने वाले रजत केतवार से प्रेम विवाह किया था। 1 महीने तक ससुराल में रहने के बाद वह मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि ससुराल से जाने के बाद नैना वापस नहीं लौटना चाहती थी। उसने रजत के खिलाफ भरण पोषण का केस दर्ज कराया था। आपको बता दें कि एसएसपी समीर यादव ने बताया कि युवती की बेरहमी से हत्या की गई है। उसके शरीर पर चाकू से हमला किया गया है। इसके साथ ही पत्थर भी मारा गया है। वहीं गला घोटा गया है। संयोजित तरीके से महिला की हत्या की गई है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुला चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़े। उन्हें सिद्धू और उनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। नवजोत कौर ने यहाँ तक कहा कि कैप्टन की टीम को ठहराने से लेकर उनके खाने तक का इंतज़ाम उनकी तरफ से होगा। नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह के अगले चुनाव में सिद्धू को ना जीतने देने के बयान पर पहली बार यह प्रतिक्रिया दी। नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह के नवजोत सिंह सिद्धू को देश विरोधी कहे जाने पर भी कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो सिद्धू देश के लिए नहीं खेलते। वे क्रिकेटर के तौर पर पाकिस्तान गए थे और संयोग से करतारपुर कॉरिडोर खुलने का रास्ता बना गए। सिद्धू को वहां मिला सम्मान कैप्टन को बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान से कोई नाता रखने की बजाय पाकिस्तानी को घर में रखना ज़्यादा खतरनाक है। इशारों में उन्होंने पाकिस्तानी महिला पत्रकार अरूशा आलम से कैप्टन की दोस्ती पर सवाल खड़े किए। हफ्ते के दूसरे दिन यानी आज बाजार नए शिखर पर खुला। पहली बार सेंसेक्स 62,156 और निफ्टी 18,602 के स्तर पर खुला। कारोबार के दौरान बाजार लाल निशान में पहुंच गया। फिलहाल सेंसेक्स 10 पॉइंट गिरकर 61,760 और निफ्टी 25 पॉइंट गिरकर 18,450 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 10 शेयर में खरीदारी और 20 शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसमें L&T के शेयर 2%, टैंक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बाजार कारोबार कर रहा है। वहीं ITC के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट है। रियल्टी और बैंकिंग शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। NSE पर रियल्टी इंडेक्स और PSU बैंक इंडेक्स 2% से ज़्यादा की कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमेटल शेयर में भी गिरावट है। BSE पर 3,153 शेयर में कारोबार हुआ, जिसमें 1,073 शेयर्स बढ़त के साथ और 1,940 शेयर्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे। इसी के साथ BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट मैप 274 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 460 पॉइंट यानी 0.75% चढ़कर 61,765 पर और निफ्टी 138 पॉइंट यानी 0.76% की तेज़ी के साथ 18,477 के स्तर पर बंद हुआ। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 24 अक्टूबर को होने वाले भारत-पाक मैच का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में देश के 9 जवान शहीद हो गए और 24 तारीख को भारत पाकिस्तान का T20 मैच होगा। उन्होंने कहा कि क्या PM मोदी जी ने नहीं कहा था कि फ़ौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, लेकिन अब जब 9 सैनिक शहीद हो गए तो आप T20 खेलेंगे। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ T20 खेल रहा है।
बिहार के गरीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है। ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो और अमित शाह क्या कर रहे हैं? कश्मीर में हथियार आ रहे हैं और आप मैच खेलेंगे? पाकिस्तान से आतंकी यहाँ आ रहे हैं। LOC पर आपने ऐसे सीज फायर किया कि अब ड्रोन से हथियार आते हैं। आर्टिकल 370 हटाते वक्त आपने कहा था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है। जो कश्मीर में हो रहा है ये मोदी सरकार की नाकामी है। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के गरीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IB अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? पाकिस्तान में ISI के चीफ की नियुक्ति का मसला अब कुछ हद तक सुलझता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने प्रधानमंत्री इमरान खान के पास समरी भेज दी है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनरल नदीम अंजुम कुछ दिनों में ISI चीफ बन जाएंगे। बहरहाल इन सब के बीच कुछ अजीब खबरें भी फौज में तैर रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ISI चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर आर्मी चीफ से पंगा इसलिए लिया क्योंकि पिंकी पिरानी ने उन्हें पुराने चीफ जनरल फैज हदीम को ही इस पद पर रखने के लिए कहा था। सवाल ये है कि ये पिंकी पिरानी कौन है? मुख्य विपक्षी नेता इशारे में जादू टोने की बात क्यों कर रही हैं और क्यों इमरान के बड़े बोल मिनिस्टर शेख राशिद भी उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं? हरियाणा और पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू किया रेल रोको आंदोलन शाम 4 बजे खत्म हो गया। किसान रेल पटरियों से उठ गए और ट्रेन की आवाजाही भी शुरू हो गई। 6 घंटे तक किसानों ने रेल ट्रैक बाधित रखे। किसान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में किसानों की मौत के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं आंदोलन के कारण दोनों राज्यों में किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली से रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अंबाला और चंडीगढ़ समेत कई अन्य रूटों पर ट्रेन यातायात बाधित रहे। दिल्ली सरकार विश्व में पहली बार 6 महीने में 7 नए सरकारी अस्पताल बनाएगी। दिल्ली सरकार के इन 7 अस्पतालों में 6,800 बेड की सुविधा होगी। साथ ही सभी बेड पर ICU की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शालीमार बाग में 275 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 1430 बेड की क्षमता वाली अस्पताल के निर्माण का शिलान्यास के कार्यक्रम में कहा कि यह पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड होगा कि दिल्ली सरकार अगले 6 महीने के अंदर 6,800 बेड क्षमता वाले 7 नए अस्पताल बनाकर तैयार कर लेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने मरीजों को दी जाने वाली सुविधा की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान हवन यज्ञ भी किया गया। CM विधि विधान से संपन्न हवन यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, क्षेत्र विधायक बंदान जैन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और क्षेत्र विधायक सहित कई नागरिक मौजूद रहे। महाराष्ट्र में सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बैठक में रेस्टोरेंट और दुकानों को खोलने की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके तहत 22 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क
खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें वाटर राइड संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सीएमओ ने बताया कि बैठक में बच्चों के लिए कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ठाकरे ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि बच्चों के टीकाकरण के लिए टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में रहे। गैर कश्मीरियों पर लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद सोमवार शाम कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। श्रीनगर के ईदगाह, कमरवारी जैसे कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इसके अलावा उत्तर पुलवामा सहित घाटी के कुल 11 इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। बता दें कि राज्य में प्रवासियों पर लगातार हो रहे हमले के बाद जम्मू कश्मीर से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। शनिवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर में बिहार के 2 हॉकर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले भी आतंकी एक फुल्की विक्रेता की हत्या कर चुके हैं। पीयूष ग्रुप के मालिक अनिल गोयल की सोमवार को फरीदाबाद अदालत में पेशी के दौरान मौत हो गई। गोयल को सोमवार को जेल में पेशी के लिए लाया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। शुरुआत में डॉक्टरों ने मौत का कारण हृदय गति का रुक जाना बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता लगेगा। रियल एस्टेट पीयूष ग्रुप के मालिक अनिल गोयल के ऊपर निवेशकों से धोखाधड़ी के 28 मामले जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। करीब 60 वर्षीय अनिल गोयल को इसी साल अप्रैल में पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। बता दें, मूल रूप से मेवात के पुनहावा निवासी अनिल सोमवार को अलग अलग मामलों में अदालत में पेश होने आए थे। 4थी मंजिल पर बनी न्यायाधीश सुमित तुर्किया की अदालत में पेश होने के बाद वह कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही गिर पड़े। पुलिस उन्हें उस समय दूसरी अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उनकी हालत बिगड़ती देखकर पुलिस के जवान उन्हें पीसीआर से बीके अस्पताल लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। करवा चौथ को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 लाख से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 23 अक्टूबर को ही उनकी परीक्षा करवाने का फैसला लिया है, जिनकी परीक्षाएं 24 अक्टूबर को होनी है। हालांकि अलवर और धौलपुर में पंचायत चुनाव के कारण 23 अक्टूबर की बजाय 24 अक्टूबर को ही परीक्षा होंगी। वहीं महिला कैंडिडेट्स को घर के नज़दीक के एग्जाम सेंटर अलॉट किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी परीक्षा 2021 में लगभग 15,63,000 से ज़्यादा कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा है। प्रत्येक पारी में लगभग 4 लाख कैंडिडेट परीक्षा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने और अनावश्यक और ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं करना भी चुनौती है। 24 अक्टूबर को करवा चौथ होने के कारण यह फैसला लिया गया है कि 23 अक्टूबर को भी सभी महिला कैंडिडेट की परीक्षाएं आयोजित करवा दी जाएंगी, ताकि 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व वो अपने घर परिवार में मना सकें। उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही बारिश ने गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जमकर कहर बरपाया है। सोमवार को कोटद्वार के जय हरी खाल में मलबा आने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं चंपावत में मलबे की चपेट में आने से मां बेटे की जान चली गई। लैंसडौन तहसील में गुमखाल और जय हरी खाल के बीच स्थित समखाल में भारी बारिश मजदूरों परिवारों के लिए काल बनकर आई है। अचानक पहाड़ से गिरे मलबे में एक टेंट के दबने से मां बेटी समेत 3 की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को जयहरी खाल में प्राथमिक उपचार के बाद कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही लैंसडौन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू करवाया। घटना की जानकारी देते हुए लैंसडौन के कोतवाल संतोष कुंवर ने बताया कि जयहरी खाल के पास एक होटल के निर्माण में काम कर रहे नेपाल निवासी श्रमिक पास के खेतों में टेंट लगाकर रह रहे थे। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे पहाड़ी से मलबा आया।
और टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। मलबे में दबने से 2 महिलाएं और 4 साल की लड़की की मौके पर मौत हो गई। हादसे में पिता और एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल राजस्व पुलिस क्षेत्र में होने के कारण राजस्व उप निदेशक संजय सिंह गुसाई और वंदना टमटा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार बेस अस्पताल भिजवाया। जानकारी देते हुए कोतवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को जय हरी खाल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें हायर स्टेट बेस अस्पताल कोटद्वार के लिए रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी ने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर मृतक आश्रितों और घायलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में पहली बार मंडी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। यह मतदान केंद्र चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर दूर 15,255 फीट की ऊंचाई पर है। चुनाव आयोग ने इसे मॉडल पोलिंग बूथ घोषित किया है। यहाँ 65 मतदाता अपना वोट डालेंगे। भले ही इन दिनों यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन यहाँ भी चुनावी हलचल गर्म है। 30 अक्टूबर को एक लॉस और 3 20 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने कहा कि यदि लोकसभा के उपचुनाव में मौसम खराब रहा तो टाशीगंग में टीम को पहुंचने में चॉपर की भी मदद ली जा सकती है। यहाँ 100% मतदान करवाने का लक्ष्य रहेगा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार टाशीगंग में मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। विधानसभा के बाद यह पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। पहली बार इस बूथ पर संसदीय सीट के लिए मतदान होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 15 घरों की आबादी वाले टाशीगंग गांव में भले ही 65 मतदाता हों, लेकिन मौसम खराब हुआ तो यह मतदान करवाना प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए चुनौती से कम नहीं है। इससे पहले 4,443 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्पीति का ही हिक्किम दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। स्पीति की किसब्बर पंचायत के अंतर्गत टशीगंग गांव के 42 मतदाता इस चुनाव में अपना मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि टाशीगंग में इन दिनों सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ दिन प्रतिदिन तापमान गिरने लगा है। बर्फबारी होने पर पोलिंग बूथ में चुनाव करवाना तो दूर, पोलिंग टीमों को बूथों तक पहुंचाना भी मुश्किल हो सकता है। इन दिनों लोकसभा उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता टाशीगंग गांव तक पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत यह वैन कौशाम्बी विकास परिषद की ओर से ऑपरेट की जाएगी। इस वैन का संचालन भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर की ओर से किया जाएगा। साथ ही कौशाम्बी की 5 विधानसभाओं में 5 वैन घूमेंगी। सांसद विनोद सोनकर ने इस वैन की खासियत के बारे में बात करते हुए कहा कि इनमें 32 इंच का टेलीविज़न होगा और ये पूरी तरह हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से लैस होगी। जगह जगह ये वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। साथ ही उनकी रैली और भाषणों को भी जनता को दिखाएंगी। भाजपा नेता ने बताया कि यह वैन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक और टीकाकरण के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा वैन जहां भी जाएगी गांव को स्वच्छ रखने, जल संचय करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करेगी। इतना ही नहीं, वैन के जरिए केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लिए लोगों का पंजीकरण भी किया जाएगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्हें लगातार 2 बार सीएम पद के लिए चुना गया था। 13 साल सीएम रहने के बाद वे 2014 में प्रधानमंत्री बने। तब से वह इसी पद पर हैं। इस तरह उन्होंने सत्ता में 20 साल पूरे किए हैं।
मराठी मानुस की राजनीति करने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे धीरे धीरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रहे हैं। दिवाली के बाद आगामी दिसंबर महीने में उनका अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वो हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। माना जा रहा है कि राज ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर नए तेवर में नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले अपनी टीम का झंडा बदलने के बाद राज ठाकरे हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे सामने रख रहे हैं, इसलिए उनका अयोध्या दौरा इसी बदलते रुख का संकेत माना जा रहा है। सोमवार को साध्वी गुरुमम कंचन गिरी और जगत गुरु सूर्याचार्य ने मानसे अध्यक्ष के दादर स्थित आवास कृषि कुंज में उनसे मुलाकात की। उनके बीच हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले साध्वी कंचन गिरी और सूर्याचार्य महाराज ने शिवजी पार्क में दिव्यांगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मानसे में राज ठाकरे के बाद नंबर 2 के नेता समझे जाने वाले बालानंद गांवकर ने कहा कि संतों को हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए राज ठाकरे से अपेक्षाएं हैं। कुछ दिनों पहले राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से वह दौरा रद्द कर दिया गया। अब दिसंबर महीने तक राज ठाकरे अयोध्या दौरा कर सकते हैं। इसके बाद मानसे का यह एजेंडा शिवसेना को परेशान कर सकता है।